कि ये वही मासूम चेहरा है जिसने 2014 के अंदर पूरे भारत में तहलका मचा के रखा था। जी हाँ। तो ये मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है, बेसिकली मैं IIT रुड़की से बीटेक किया केमिकल इंजीनियरिंग में। तो गेट एग्जाम में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, जैसे कि अभी सोनू जी बता ही रहे थे। वेल सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने बीटेक किया, उसके बाद गेट क्वालिफाई किया, तो गेट क्वालिफाई के बाद तो इंसान के पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन आपने PSU ही क्यों चूज़ किया? तो जैसा कि आपने बताया कि अभी आप प्रोडक्शन में कर रहे हैं काम, है ना जी। तो प्रोडक्शन में जैसे किसी भी रिफाइनरी में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, तो हम किसी भी प्लांट को डाउन करते हैं, प्लांट से डाउन लेते हैं, तो उसमें प्रोडक्शन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल। तो उसमें सर आप लोग क्या क्या सावधानी रखते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं जब भी हम लोग प्लांट को डाउन करते हैं? तो सर से हमारी बातचीत हो रही थी ईमेल के थ्रू, फिर हमारी व्हाट्सएप पर चैट हुई। तो सर मुझे तो नहीं ऐसा लगा था कि कभी आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि PNID को कितने सहज तरीके से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उसका अगर आपके पास स्पेयर टाइम है, तो इंडस्ट्री कैसे काम करती है उसका थोड़ा आइडिया रहे, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि कर क्या रहे हैं। वेल गाइस, स्वागत है आप सभी तमाम साथियों का सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल पर एक और धमाकेदार वीडियो में। जी हाँ। वेल आज मैं हूँ संदीप सर के साथ। जैसा कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये वही मासूम चेहरा है जिसने 2014 के अंदर पूरे भारत में तहलका मचा के रखा था। जी हाँ, मैं बता दूं कि 2014 में गेट एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया था सर ने केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। राइट सर? यस, राइट। सो आज हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देखते हैं कि साथ में सर का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसे संदीप एकेडमी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। मैं वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा सर अभी PSU में जॉब कर रहे हैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर। राइट? तो सर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे एक मेरा जस्ट हम लोग का एक कैजुअल कन्वर्सेशन है, कोई ज़्यादा फॉर्मल नहीं है। तो ये मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है, बेसिकली मैं IIT रुड़की से बीटेक किया केमिकल इंजीनियरिंग में, और एक्चुअली वो 5 ईयर्स कोर्स था, ड्यूअल डिग्री कोर्स था। तो बीटेक और एमटेक दोनों हो गया था 5 साल। फिर 5th ईयर में ही मैंने गेट एग्ज़ाम भी दिया था। तो गेट एग्ज़ाम में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, जैसे कि अभी सोनू जी बता ही रहे थे। तो उसके बाद हम लोग PSU में ज्वाइन किए। जैसे कि आपको पता है, मोस्टली गेट से लोग PSU में ज्वाइन करते हैं। तो PSU में ज्वाइन करके अभी उसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। करीब 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और FCC यूनिट, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, ये सब का एक्सपीरियंस है। वेल सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने बीटेक किया, उसके बाद गेट क्वालिफाई किया, तो गेट क्वालिफाई के बाद तो इंसान के पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मतलब हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है, या फिर और भी बहुत सारे चीज़ें हैं करने के लिए आदमी चूज़ कर सकता है, लेकिन आपने PSU ही क्यों चूज़ किया? देखिए, एक्चुअली क्या है ना, गेट्स के बेसिस पे क्या क्या ऑप्शंस खुलते हैं। एक तो लोग हायर स्टडी के लिए एमटेक के लिए जाते हैं। हाँ। जो डिग्री मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। हाँ। दूसरा ये है कि कुछ लोग उसके बेसिस पे MBA भी होता है। कुछ कॉलेजेस हैं MBA करते हैं, और कहीं कहीं पे हमारे जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में गेट के बेसिस पे लोग PhD करने के लिए भी जाते हैं। जैसे सिंगापुर में है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जर्मनी के कुछ कॉलेजेस हैं जो गेट के बेसिस के PhD के लिए देते हैं। इसके अलावा ये लोग PSU में भी जाते हैं। तो अब देखिए, डिपेंड करता है ब्रांच वाइज। जैसे अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, इस तरह का ब्रांच है, तो वहाँ पे एमटेक डिग्री के पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, तो वहाँ तो ठीक है। बट जनरली जैसे केमिकल और मैकेनिकल में एमटेक के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसा मुझे दिखता नहीं। अच्छा। हाँ, अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो ऑब्वियसली एमटेक और PhD ज़्यादा मायने रखता है, डिग्री ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा। तो वहाँ पे लोग गेट करके फिर हायर स्टडी के लिए जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अदरवाइज जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं अभी मोस्टली PSU प्रीफर करते हैं। बाकी ब्रांचेज में कंप्यूटर साइंस में ज़रूर लोग प्रीफर करते हैं एमटेक के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो मेरे लिए एमटेक डिग्री ऑलरेडी था, और मेरे लिए फिर PSU ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे लगा। और साथ में मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में आपको पता ही है सरकारी नौकरी तो मतलब लोग बहुत अच्छा मानते हैं। मेरे पेरेंट्स का भी ये मन था कि PSU जाए, तो इसलिए मैं पेरेंट्स का भी बात ध्यान में रखते हुए PSU ज्वाइन किया। ओके। अच्छा सर, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे लड़के अभी फ्रेशर्स हैं, या फिर जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं,
तो उनके दिमाग में जॉब को लेकर के बड़ा ही टेंशन बना रहता है। जैसे मेरे भी चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बच्चों के या लड़कों के कि सर मुझे जॉब चाहिए, मैं 2 साल हो गया पढ़ाई किए हुए, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो उनको आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि उन्हें मतलब एक बार गेट की प्रिपरेशंस करनी चाहिए या फिर किसी प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहिए या फिर उन्हें और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का हम लोग को पता भी नहीं रहता, मुझे भी पता नहीं था। जैसे कि कुछ जैसे डिप्लोमा लेवल पे मुझे पता नहीं था कि डिप्लोमा लेवल पे भी बहुत अच्छे जॉब पॉसिबल है PSUs में। ये जैसे डिप्लोमा करके लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं 1 साल के लिए, और 1 साल अप्रेंटिस करने के बाद फिर ये परमानेंट पोस्टिंग के लिए आता है, और वो एक एग्जाम और इंटरव्यू दे करके परमानेंट पोस्टिंग ले लेते हैं, जो कि जॉब बहुत अच्छा है। PSUs के जो भी फैसिलिटीज़ होते हैं वो स्टाफ लेवल पे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ का हमें आइडिया ही नहीं था, पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं तो जब ज्वाइन किया तभी पता चला। तो ये एक ऑप्शन ज़रूर रहता है। बच्चे आजकल बहुत सीरियस हैं, आजकल के बच्चों को ज़्यादा पता रहता है, और आजकल के बच्चे मैं देख रहा हूँ कि अप्रेंटिसशिप ये सब की भी तैयारी करते हैं, तो ये एक ऑप्शन है। बीटेक अगर कोई किया है तो उनके लिए ऑब्वियसली गेट एक ऑप्शन है, बट गेट एग्ज़ाम के लिए थोड़ा प्रिपरेशन ज़्यादा करना पड़ता है। अगर किसी के पास पढ़ने का शौक़ है और एक साल तक अगर टाइम है तो गेट एग्ज़ाम भी बहुत इजी एग्ज़ाम है, बस ये है कि थोड़ा सिलेबस वास्ट रहता है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो वही बात है, अगर कोई 1 साल तक डिवोट होकर पढ़ाई कर सकता है तो गेट भी बहुत बेहतर ऑप्शन है। गेट से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम लोग और भी डिटेल में कभी बात कर लेंगे। लेकिन गेट ऑप्शन में क्या है कि प्रीवियस ईयर उसके पेपर होते हैं ना, अगर 20-30 साल के प्रीवियस ईयर पेपर अगर कोई सॉल्व कर लेगा तो उसके लिए गेट एग्ज़ाम बहुत ईजी हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप रिसेंटली पास आउट हैं और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादातर, तो आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्तों को भी देखा है, एटलीस्ट मेरे केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, मेरा चूंकि यूट्यूब चैनल है तो मुझे लोग मैसेज करते रहते हैं। वहाँ मैंने देखा कि बहुत लोग प्राइवेट जॉब पे जाते हैं, और कॉलेज के टाइम थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाई किए थे तो प्राइवेट जॉब को साथ में भी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं, और लास्ट का 1-2 महीना छुट्टी लेकर के अच्छा रिजल्ट ला के फाइनली PSU में इंटर हो रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, और सबसे बढ़िया बात है कि गेट का कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब 2 बार दे सकते हैं, 3 बार, ऐसा नहीं, लाइफ टाइम में कभी भी दे सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक ही बात है, आपका जॉब के लिए PSU में एज रेस्ट्रिक्शन है। तो अगर आपके पास एज है 2-4 साल का टाइम तो आपके पास रहता है कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपका एज बीत गया तो फिर ये ऑप्शंस चला जाता है। इसके अलावा लोग आजकल तो गेट के बेसिस पे गेट अगर करते हैं तो लोग अगर टीचिंग में जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए बेहतर ऑप्शन है। बहुत सारे कॉलेज में अच्छा पैकेज भी मिलता है, और ये सब परमानेंट जॉब हो जाते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि अभी आप प्रोडक्शन में कर रहे हैं काम, है ना? जी। तो प्रोडक्शन में जैसे किसी भी रिफाइनरी में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, तो हम किसी भी प्लांट को डाउन करते हैं, प्लांट शट डाउन लेते हैं, तो उसमें प्रोडक्शन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल। तो उसमें सर आप लोग क्या क्या सावधानी रखते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं जब भी हम लोग प्लांट को डाउन करते हैं? तो एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग प्लांट को डाउन करते हैं ना, तो हमारा मेन पर्पस रहता है, जैसे MNI शट डाउन है, तो मेन पर्पस रहता है कि जो उसके बाद हम जब जॉब देंगे तो हॉट जॉब भी आएंगे, कन्फाइंड स्पेस एंट्री भी आएगा, जैसे कि कॉलम और वेसल में जो एंट्री होता है उसको कन्फाइंड स्पेस एंट्री बोला जाता है। तो वहाँ पे चूँकि जो हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में जो भी गैसेज हैं काफ़ी टॉक्सिक गैसेज हैं और फ्लेमेबल भी हैं, तो हम लोग का जो पर्पस ये रहता है कि लाइंस को हाइड्रोकार्बन फ्री करना है, और वेसल्स को भी टॉक्सिक गैस और हाइड्रोकार्बन से फ्री करना है। तो ये हमारा मुख्य पर्पस हो जाता है। तो हम लोग उसके लिए हम लोग का बहुत सारा प्रोसीजर होता है, बहुत सारा हम लोग प्लानिंग करते हैं। शट डाउन के पहले एक डिटेल प्लानिंग होता है कि कोई भी लाइन को, कोई भी सर्किट को कैसे फ्लश करना है। कॉलम का भी फ्लशिंग करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग पूरी अच्छे तरह से सारी लाइंस को, कॉलम्स को, वेसल्स को फ्लश करते हैं, ताकि उसमें आदमी सेफली इंटर कर पाए। लेकिन क्या है ना कि ये जो हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कई बार आप लाइन को फ्लश करें ना, फिर भी ट्रेसेस अमाउंट ऑफ में हाइड्रोकार्बन रह सकते हैं, कुछ गैसेज रह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग फ्लशिंग के बाद भी ना उस पर पूरा रिलाई नहीं करते हैं। इसके बाद भी फर्दर प्रोसीजर रखता है कि कैसे मैन एंट्री किया जाए। जैसे हमने वेसल से कनेक्टेड सारे लाइन जरूर फ्लश कर दिए, फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं करते कि हमारा लाइन तो फ्लश है, आदमी उसमें घुसा दो, ऐसा नहीं करते। बल्कि वेसल में इंटर होने के पहले सारे कनेक्टेड लाइन को ब्लाइंड कर देते हैं कि कहीं कोई ट्रेसेज अमाउंट रह गया तो वेसल में फिर से वो इंटर ना हो, इसके लिए उसको ब्लाइंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह कॉलम्स में भी है। फर्दर वो ब्लाइंड होने के बाद फिर से हम लोग उसमें मैनहोल ओपन होता है तो उसके बाद गैस टेस्ट जरूर करते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया कि गैस टेस्ट फर्स्ट टाइम तो क्लियर हो गया, लेकिन क्या होता है वेसल्स में कोई वेसल्स में स्लजेज रहते हैं।
वो स्लज क्या होता है कि स्लज नॉर्मल में अगर आप है तो गैस जो उसमें अंदर इंट्रैप्ट रहता है, बट आप गैस टेस्ट करोगे मिलेगा नहीं। लेकिन जब वो स्लज की सफाई करने जाते हैं तो फिर इंट्रैप्ट गैस बाहर क्लीनिंग के टाइम बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग जब गैस टेस्ट करते हैं तो इंश्योर करते हैं कि ऑलमोस्ट डेली गैस टेस्ट हो। और मैंने तो अब मेंटेनेंस में देखा कि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, वो लोग तो ईच 2 आवर्स में गैस टेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है जिसको फॉलो करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप मेंटेनेंस साइड से हैं, अगर आप सुपरवाइजर हैं, ये समथिंग है, तो आपको भी ये सब चीज़ों का अगर आइडिया है तो आप बेहतर अपने वर्कर को बेहतर सजेशन दे सकते हैं, सेफली वर्क को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको आइडिया नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे परमिट मिला है कॉलम में काम करने के लिए, तो हम इसको करा ले सीधे। आपको उसके आगे पीछे का कुछ आइडिया नहीं है, तो आप थोड़ा सा आप जो एडेड एडवांटेज रहेगा, अगर आपको थोड़ा नॉलेज है कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, तो वो बेहतर होगा। क्योंकि जैसे क्या होता है कि कई बार कोई कॉलम है उसका फ्लशिंग हो गया, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा कोई ड्रेन लाइन नहीं था, जहाँ से हमने ड्रेन किया वो चोक था, तो वो अच्छे से ड्रेन नहीं हुआ, वहाँ पे थोड़ा इंट्रैप्ट ऑयल रह गया। और आपको मान लीजिए गैस टेस्ट करके कॉलम इतना जगह है, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जनरली जो फर्स्ट मैन एंट्री देते हैं तो सारे मैनहोल में तो टेस्ट कर लेते हैं, बट ईच ट्रे पे तो जाके चेक नहीं कर पाते, वो पॉसिबल भी नहीं होता है क्योंकि इतने सारे वेसल कॉलम एक साथ खुलते हैं। तो अगर आप सुपरवाइजर हैं और आप जाके देख रहे हैं कि किसी एक ट्रे पे कुछ है ऑयल, तो आप अगर वहाँ पे गैस टेस्ट कर लो या फिर फर्दर आप पूछ लो तो ज़्यादा बेहतर होता है, बस बनस्पत कि आप सीधा वहाँ है हॉट जॉब स्टार्ट कर दी। देखिए रिफाइनरीज में जब MNI शटडाउन हो जाते हैं तो उसके बाद जो हॉट जॉब होते हैं ना, उसमें कोई बड़ा फायर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली ऑयल तो ड्रेन और फ्लश हो चुके रहते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये रहता है कि कुछ अगर स्पार्क होता है तो जो वर्कर काम कर रहा है उसके लिए उसका चेहरा बर्न हो सकता है, तो ये सब सुपरवाइजर का इंजरी हो सकता है, तो ये सब सुपरवाइजर को ध्यान रखना पड़ता है। तो बेसिकली आप अगर किसी भी रिफाइनरी के, किसी भी ऑयल एंड गैस फील्ड के ऑपरेशंस को समझना चाहते हैं तो आप सर के चैनल को विजिट कर सकते हो। उसमें इन्होंने पूरा डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। क्यों सर? उसमें बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं उसके बारे में भी बताया हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे हैं जो कि PNID वगैरह के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, है ना। PNID हो गया, आइसोमेट्रिक हो गया, तो खैर मैंने खुद इनके चैनल से देखा हुआ है, सीखा हुआ है बहुत सारा कुछ। तो आप भी वहाँ पे जा करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक्चुअली मैंने भी आपका चैनल विजिट किया था जब आपसे हमारी बातचीत हुआ था, तो आपका चैनल बहुत अच्छा है और मुझे तो इनका वॉइस भी बहुत अच्छा लगता है। एडिटिंग इतना करते हैं और यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाना देखने में बहुत सहज लगता है, इतना आसान है नहीं, बहुत टाइम जाता है, एडिटिंग बहुत टाइम जाता है। और ये खुद अपना जॉब करते हैं, मैं देखा नाइट शिफ्ट ड्यूटी की है और फिर दिन में आके रिकॉर्डिंग, दैट्स वेरी इम्पॉसिबल। मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब पूरा रात भर काम। अब हमारी बातचीत हुई थी आज से लगभग 2 से 3 महीना पहले हमारी बातचीत हुई थी, जब मैं कुवैत जा रहा था। तो सर से हमारी बातचीत हो रही थी ईमेल के थ्रू, फिर हमारी व्हाट्सएप पे चैट हुई। तो सर मुझे तो नहीं ऐसा लगा था कि कभी आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो आप क्या सोच रहे थे कि मतलब आपको लगता था कि ये लड़का कभी यहाँ पे काम भी कर सकता है? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था, वो तो बस एक संयोग है, भगवान की जैसी मर्जी होती है होता है। बट मैं एक चीज़ देखा कि मतलब इतना एडिटिंग, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, और तो मैं जनरली कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, एडिटिंग का टाइम मेरे पास रहता नहीं है। पर मैं सोनू जी का देखा कि कंटेंट पे फोकस करते हैं, एट द सेम टाइम उसको टाइप करके उस वहाँ पे लिखा हुआ भी आता है, फिर एडिटिंग करते हैं, दैट्स वेरी अमेजिंग। मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर आप इनके चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मतलब आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। दूसरा ये बोल रहा हूँ कि इनके चैनल से आपको पूरा मेंटेनेंस का आइडिया लगेगा। मेरे वीडियोस में मोस्टली प्रोडक्शन ऑपरेशंस के वीडियो हैं, बट साथ में इक्विपमेंट्स के भी वीडियो हैं, जैसे वाल्व्स कैसे होते हैं। अब वाल्व्स का टेक्निकल डिटेल अगर जानना है तो मेरे वीडियो देख सकते हैं। हाँ, फ्लो मीटर्स के टेक्निकल डिटेल्स जानना है तो जान सकते हैं। इसके अलावा अगर PNID कैसे रीड करना है तो जो कि केवल PNID को लेकर के कितनी बार कमेंट आ गया, सर मुझे सच बताओ कि वो मतलब कि मुझे पता है कि PNID क्या होता है, लेकिन उसको किस तरीके से एक फ्रेम में एडिट किया जाए, उसमें थोड़ा सा मैं अभी कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ। लेकिन अगर अभी आपको देखना है तो आप सर के चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कि PNID को कितने सहज तरीके से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। और वो एक्चुअली मैंने भी जब देखा तो बड़ा अच्छा लगा, मैं बहुत कुछ सीखा। वो PNID वाला वीडियो लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। मैंने भी डाला था, उस समय मेरे पास एक्चुअली मेरे घर पे लैपटॉप छूट गया था, तो मोबाइल पे ही मैं करके स्क्रॉल करके डाला था।
लेकिन वो वीडियो लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। बट इसके अलावा भी रिफाइनरी से रिलेटेड एक वीडियो है जहाँ पेट्रोलियम रिफाइन उसको मैंने देखा लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हाँ हैं वो almost, वीडियो भी लोगों ने पसंद किया है। तो देखिए अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उसका अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो इंडस्ट्री कैसे काम करती है उसका थोड़ा आइडिया रहे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि कर क्या रहे हैं। मतलब यहाँ डिस्टिलेशन कॉलम इसके अंदर भी थोड़ा क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया रहे तो बाकी मेनली तो आपका मेंटेनेंस का नॉलेज है वो तो आपके इस चैनल पे ही मिलेगा। मेरे चैनल पे उस इक्विपमेंट्स के बारे में ज़्यादा मिलेगा, मेंटेनेंस से रिलेटेड नॉलेज मुझे ही नहीं है तो मैं क्या दूंगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि टीचिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था। मैं पहले शुरू से ही बचपन से मुझे पढ़ाने का भी, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने का भी शौक़ रहा है। तो मैं टीचिंग का वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अभी रिफाइनरी में काम कर रहा हूँ तो रिफाइनरी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। तो अगर कोई मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के भी मेरे हमारे जो सीनियर मैनेजर हैं, चीफ मैनेजर हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं तो वो लोग को भी पसंद आता है। आप भी चेक कर सकते हैं, अगर चाहे तो अच्छा है, नहीं तो आप तो सोनू जी के चैनल पे बने रहिए। आपने YouTube मतलब कब सोचा कि आपको YouTube पे चैनल बनाना चाहिए और नॉलेज को नहीं, एक्चुअली नॉलेज स्प्रेड करना मेरा एम नहीं था। मैं जब बनाया था तब पहला जो वीडियो बना था वो मैकेनिकल सील के ऊपर बना था। अच्छा। तो मैकेनिकल सील के ऊपर वीडियो इसलिए मैंने बनाया था क्योंकि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हूँ, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग से हूँ और मैकेनिकल सील बेसिकली टॉपिक है मैकेनिकल का। तो मुझे मैकेनिकल सील के बारे में मैं थोड़ा स्टडी किया था तो मैं सोचा कि बाद में भूल ना जाऊं तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। उस समय चैनल वैनल क्या चीज़ होता है आइडिया भी नहीं था, बस एक वीडियो और रिकॉर्ड करके रख दिया कि मेरे लिए ही दोबारा काम में है। फिर उसको मैं 5-6 महीने छूट गया तो देखा कि लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं ये। तो फिर उसके बाद एक कोरोजन के लेकर मैंने बहुत सारे पढ़ाई किया था तो उसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाए थे, बस अपने लिए कि मेरे मेमोरी में रहेगा, ये मुझे दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। लेकिन वो सब जब लोगों ने पसंद किया तो देखा धीरे धीरे 1 साल बाद कि लोग पसंद कर रहे हैं तो फिर फर्दर मैं लोगों के हिसाब से वीडियो बनाने लगा कि अच्छा लोगों को इसका नॉलेज दिया जा सकता है। तो इस तरह से तो मोस्टली केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे जो अप्रेंटिसशिप करते हैं और इवन जो गेट की तैयारी करते हैं वो हमारे वीडियो देखते हैं। साथ साथ रिफाइनरीज में जो लोग हैं मेंटेनेंस में, जैसे सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का उसमें मैंने वीडियो बनाया था। कुछ वहाँ पे मैं फ्लोटिंग हेड कवर के बारे में थोड़ा गलत बोल दिया था तो मुझे एक मैसेज आया, कमेंट्स आया कि यहाँ पे आपने गलत बोला है। तो मैं सोचा ये कोई आउटसाइड रिफाइनरी जो लड़का तैयारी करे ये तो बोल नहीं सकता, कहाँ से जो तो काम कर रहे हैं काम ही कर रहे हैं वही बोला होगा। तो फिर हम पूछे आप कहाँ काम करते हैं तो वो बोला मैं मैंगलोर रिफाइनरी में वहाँ पे MRPL में वहाँ मैनेजर हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। तो आपका वीडियो हमारे ग्रुप में सर्कुलेट होता रहता है, ऐसे उन्होंने बोला। हम बोले बहुत अच्छा बात है, आप तो अच्छा है, मेरा क्रॉस चेक हो रहा है वीडियो में, कोई गलती तो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, मेंटेनेंस वाले लोग भी आपके काम की भी चीज़ें मिल सकती है बाकी। लेकिन मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगा सोनी जी, जैसे आज ही ये पूरी रात ड्यूटी करके आया, मैं तो सो के आया हूँ पूरी रात ड्यूटी करने के बाद भी ये बहुत ईगर थे कि नहीं एक चलिए एक साथ में कन्वर्सेशन करते हैं हम बोले मैं तो वो उसी टाइम से फॉलो कर रहा था जब हमारी पहले बात हुई थी, तभी मैं कोशिश कर रहा था। हम लोग आप पहले तो प्लान किए थे कि जूम पे बात कर लेंगे। हाँ जूम पे हम लोग का बात सोचे थे, लेकिन वही जूम में क्वालिटी अच्छा नहीं आता तो हम लोग सोचे थे ठीक है बाद में कभी देखा जाएगा। बट किस्मत से अभी आप साथ में यहाँ पे आ गए तो फिर बातचीत हो पाए। अच्छा सर, जैसे कि जो लोग फ्रेशर्स हैं या फिर जो लोग थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं वो जैसे कि प्रिपरेशंस भी करते हैं तो जैसे उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तो किस तरीके से और वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, कहाँ से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं? देखिए मुझे तो जो अभी पता चल रहा है मतलब मोस्टली जो यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि अगर आप इक्विपमेंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो इक्विपमेंट्स अगर सामने से देखेंगे तो पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। और यूट्यूब पे हम लोग के वीडियो के अलावा साथ में एनिमेशन वीडियो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। साथ दिक्कत ये है कि थोड़ा वीडियो ज़्यादा इंग्लिश में जो है वो अच्छे हैं और सही है। जो हिंदी में लोग ज़्यादातर बनाते हैं वो सही ज़्यादा रहता नहीं, उसमें गलतियाँ बहुत रहती है। तो अंग्रेजी में जो खासकर जो कंपनीज हैं वो भी अपना वीडियो बना रहे हैं, अपना एनिमेशन वीडियो तो वो वीडियो अगर आप इंग्लिश थोड़ा कंफर्टेबल है तो वो वीडियो जरूर आप देख सकते हैं। जैसे कोई कंपनी अगर कॉलम का मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो भी अपना जैसे फ्लो मीटर इंस्ट्रूमेंट बना रही है ना, तो फ्लो मीटर्स के बहुत अच्छे एनिमेशन वीडियो है, पंप्स के अच्छे वीडियो है। और पहले तो अमेरिका में बहुत सारे ट्रेनिंग के लिए वीडियो बने हैं, वो अभी लीक होकर यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो सब थोड़ा इंग्लिश में है लेकिन उसको देख सकते हैं। तो मुझे यूट्यूब चैनल से तो अच्छा हुआ। साथ में दूसरा ये है कि जो अपने सीनियर हैं जो प्रीवियस ईयर मतलब
प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, मोस्टली उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं देखा अभी आपका रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें एक आपके दोस्त ने इंटरव्यू दिया था, उसका आपने वीडियो से, तो इस तरह के वीडियो से भी बहुत हेल्प हो जाता है कि पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसका फर्दर तैयारी हो सकता है। तो अभी भी इस फील्ड में बहुत कम लोग ही जो हैं जो मेहनत कर रहे हैं। तो जो लोग, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज तो नहीं, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ 3-4 साल में बहुत सोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं। तो कोई अगर सच में मेहनत करना वगैरह भी, जैसे कि अगर हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि हमने कोई चीज़ सर्च किया, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में सर्च किया, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल भी मिल जाते हैं। बिल्कुल सही है, तो लेकिन वो एक हिसाब से पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। बट मुझे जैसा लगता है, मेरा ज़्यादा अच्छा लगता है यूट्यूब से, मुझे थोड़ा यूट्यूब का आदत लग गया है। तो मैं देखता हूँ कि जो एनिमेशन में साथ में समझा रहा है वो ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन ऑब्वियसली सब चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको तो फिर आपको ब्लॉग से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आपके पास टाइम है और आप उसको सही से यूटिलाइज कर रहे हैं ना, तो ये अभी भी इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आप अच्छा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत है। चलिए सर, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ? व्यूअर्स को तो मैं यही कहूँगा कि आपके चैनल पर बने रहिए। मुझे तो खुद इनका चैनल, मैं वीडियो, मुझे ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस का वीडियो देखने के लिए, बट फिर भी मैं आपका, जब से बातचीत हुआ, कोई वीडियो सामने आता है तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे आपका एडिटिंग और वॉइस इतना अच्छा लगता है, कितना अच्छे से आप एडिट किया है। और साथ में इनके मैं देखा कि जो भी, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं देखा, बट जो भी वीडियो देखा उसमें मैं देखा कंटेंट सही है। कंटेंट, ये भी प्रॉब्लम है ना कि लोग वीडियो तो बना रहे हैं बट कंटेंट सही नहीं है, तो वो भी दिक्कत हो रही है। क्या है ना सर, जैसे कि अब सपोज हमने मैकेनिकल से पढ़ाई की जी, और मैकेनिकल से पढ़ाई करने के बाद हम चले गए दूसरे फील्ड में, है ना, और फिर हम काम कर रहे हैं किसी तीसरे फील्ड में। मतलब लोग आज एक प्लेटफॉर्म पे ना होकर के अलग अलग जगह पे वो एक्टिव है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे अगर मैंने मैकेनिकल से पढ़ाई किया है, फिर मैकेनिकल फील्ड में ही काम कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊंगा। अगर मैं मैकेनिकल से पढ़ाई करके सीएस में गया होता तो मैकेनिकल को जो अभी हम डिलीवर कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आप शायद सीएस का कर पाते हैं। लेकिन हाँ, जो भी, अगर आप जो भी डिलीवर करें उसमें, मेरा जैसे वीडियो बनाने में ना, मैं एक वीडियो बनाता तो उसके पहले 10 दिन लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं कि मैं पहले, जिसमें मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ ना, तो भी मैं वीडियो में नहीं बोलता हूँ जब तक कि मैं उसको कहीं पे क्रॉस चेक नहीं कर लूँ, कहीं पे देख ना लूँ। तो मेरा ये जरूर रहता है कि वीडियो एक बार रिकॉर्ड हो रहा है, कितने साल चलेंगे, तो गलती नहीं होना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रहता है। और इसीलिए कभी कभी फिर भी कोई गलती होता है, कोई कमेंट करता है, नहीं यहाँ गलत है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो और लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गया। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि कोई व्यूअर है उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं चला जाए। तो उसमें मैं देखा कि आपके जो 2-3 वीडियो देखे उसमें आपके कंटेंट काफ़ी करेक्ट थे, तो इसलिए मुझे तो अच्छा लगा। चलिए, बाकी आप लोग, अगर मैंने जैसे कि पहले ही बताया, बाकी संदीप सर की जो चैनल है संदीप एकेडमी, वहाँ पे आप जा कर के प्रोडक्शन ऑपरेशन, मतलब एक रिफाइनरी को अगर अच्छे तरीके से आपको समझना है ना, तो आप चैनल पे जाइए और बेसिक जो भी वीडियोस है उनको पहले देखना स्टार्ट कीजिए। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और जब आपको बेसिक क्लियर होगा तो फिर आप किसी भी इंटरव्यूज़ में भी आसानी से किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, 2 फायदा होता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना। 2 फायदा, एक तो आपको काम करने में मज़ा आता है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बिना समझे काम करने में आप फिर बोरिंग लगने लगेगा। और दूसरा ये है कि आपका इंटरव्यू के लिए, अगर आप वेसल्स का अच्छे से शट डाउन करके उसका M&I कैसे करते हैं अगर आप अच्छे से जानते हैं, तो इंटरव्यू में फ़ायदा हो ही रहा है, साथ में आप सेफ अपने वर्कर के लिए भी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको भी मज़ा आएगा। मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ, जैसे आप वेसल में M&I करने जा रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आप अच्छा, कुछ लोग, जो लोग अभी वो जैसे कि ज़्यादा काम नहीं किए होंगे, वो M&I के बारे में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इसका मतलब मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन है। मतलब बेसिकली कोई भी प्लांट होता है ना, उसको हर 3 साल या 4 साल पे ना मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन में के लिए तो M&I से कंफ्यूज नहीं होना है। 2 महीने के लिए शट डाउन लिया जाता है। शट डाउन को ही हम लोग M&I कहते हैं, क्योंकि उसमें मेनली मेंटेनेंस का काम होता है और इंस्पेक्शन का काम होता है, इसलिए उसका शॉर्ट नेम है। तो मतलब बेसिकली ये होता है कि उस दौरान ही ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर लोग आते हैं, वर्कर लोग बहुत आते हैं, तो उस दौरान ही मतलब गलती होने का भी चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वर्क हो जाते हैं। अब जैसे क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि वर्कर्स लोग को टैग जॉब्स दे दिए जाते हैं कि ये वाल मेंटेनेंस में देना है। अब क्या है कि वर्कर्स लोग को भी जल्दी रहता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भी जल्दी रहता है कि काम जल्दी स्टार्ट करो ताकि टाइम पे ख़त्म हो। और उसमें कभी कभी ये दिक्कत हो सकती है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि स्टीम लाइन्स हैं, वो सबसे लास्ट में आइसोलेट होता है क्योंकि स्टीम का यूज किया जाता है फ्लशिंग में।
तो अब मान लीजिए आपको दिया गया कि नैफ्था के लाइन का वाल्व खोलना है और आप स्टीम लाइन का खोल दिए, वो स्टीम लाइन चार्ज है। तो एक चीज़ थोड़ा अगर रिफाइनरी में काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा अपना आँख और कान खोल के रखें ना, कि थोड़ा आगे पीछे भी देख लें ये किस चीज़ का लाइन है, कुछ लिखा है कि नहीं, आगे का वाल्व बंद है कि नहीं। पता चला आप वाल्व खोल रहे हैं, जस्ट पीछे का वाल्व भी आइसोलेट नहीं है, कंट्रोल वाल्व ही ड्रॉप कर रहे हैं, आइसोलेट नहीं है, तो वहाँ कुछ, तो ये थोड़ा अगर आप सेफ्टी मेजर आप भी खुद भी रखें ना, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो ध्यान रखता है, बट क्रॉस चेक होने से सेफ्टी डबल हो जाता है। तो ये सुपरवाइजर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और आपको इस तरह से स्टैंडर्ड प्रोसीजर से काम करेंगे तो आपको भी थोड़ा अच्छा भी लगेगा। चलिए ठीक है, बाकी हम लोग बातचीत करते रहेंगे आप लोगों से, और आपका जो सजेशंस होगा वो ज़रूर हमें बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और कमेंट्स कीजिएगा। तो अभी मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक और भी हो सकता है, अगर आपके रिक्वेस्ट आएंगे तो हम लोग और भी अलग चीज़ों पे चर्चा ज़रूर करेंगे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके व्यूअर्स की रुचि होगी कोई टॉपिक पे विशेष पे, अगर हम लोग प्रोडक्शन साइड से एंगल से बातचीत करना हो, आप बिल्कुल तो कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, अगर आप कहेंगे तो उस पर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जी, है ना। ठीक है, थैंक यू सोनी जी, थैंक यू सर।